नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग वर्ष 2021 के जीएस 1 का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों एक आपको सूचना देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। एक तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई कीवर्ड छुपा होता है। आपको उस कीवर्ड को पकड़ना है, उसको पहचानना है और उसके अनुसार अपना उत्तर तैयार करना है। अब जब उत्तर हम लोग दोस्तों तैयार करेंगे तो उसको 3 भाग में विभाजित करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसको परिचय या फिर इंट्रोडक्शन कहा जाएगा। अगर आपने 100 शब्दों में अपना पूरा आंसर लिखा है तो जो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा उसका 1/10 भाग लिखना होगा, यानी 10 शब्दों में आपको अपना इंट्रोडक्शन समाप्त करना होगा। फिर कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आप कोई परिभाषा लिखकर शुरू कर सकते हैं, कोई तथ्य दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, कोई अगर स्कीम दी हुई है तो उसका बैकग्राउंड दे सकते हैं। फिर जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग मेन बॉडीज या सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु कहते हैं। इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन में पूछी गई चीज़ है, जो उसकी एक्चुअल डिमांड है, उसके अनुसार आप यहाँ पे अपना कंटेंट तैयार करेंगे। कंटेंट को मजबूत बनाने के लिए आप यहाँ पे तथ्यों का सहारा लीजिए। कोई रिपोर्ट में अगर उस बारे में कोई बात कही हो तो उसका सहारा लीजिए। माननीय न्यायालय का निर्णय का सहारा लीजिए। अगर क्वेश्चन में स्कोप हो तो आप अपने आंसर में मैप बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। फिर दोस्तों जो तीसरा भाग है इसको कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष हम कहते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो भी निष्कर्ष आप लिखें उसमें आप संतुलित अपना दृष्टिकोण रखें। यानी अगर कोई बात लिख रहे हैं तो ना तो एक चीज़ के बहुत पक्ष में लिखें, ना उसके बहुत विपक्ष में लिखें। दोनों को बराबर तरीके से बैलेंस करते हुए एक संतुलित निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें। साथ ही आप कोशिश करें कि आपका जो निष्कर्ष हो वो आशावादी हो। यानी अगर अभी कोई समस्या है तो उसका किस प्रकार समाधान निकाला जा सकता है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। सरकार क्या क्या कर सकती है इसको लिख सकते हैं। इससे एक आशावादी दृष्टिकोण आपके उत्तर में स्पष्ट नज़र आएगा। फिर उसके अलावा आप अपने निष्कर्ष को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। अगर पॉसिबल हो तो इसमें जो भी समस्या आपके क्वेश्चन में दी गई है उसके संबंध में समाधान लिखने का प्रयास करें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज अपने पहले सवाल से। यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स थे भारत के जो कि वैदिक लिटरेचर में मेंशन्ड है, उनको आपको डिस्क्राइब करना है। यानी वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो है वर्णन कीजिए या फिर डिस्क्राइब। दोस्तों आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं ये लिखते हुए कि भाई वैदिक ग्रंथों या अलग अलग साहित्यों में क्या क्या भारत की विशेषताओं के बारे में लिखा है, कौन कौन से विभिन्न स्रोत हैं जहाँ पे भारत के भौगोलिक विशेषता का वर्णन किया गया है, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई ऋग्वेदा में जिस हिसाब से भारत के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात की गई है उसी आधार पे हम यहाँ पे अपना उत्तर बना सकते हैं। फिर नीचे हम लोग ये करेंगे कि जो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स ये वैदिक लिटरेचर में मौजूद है उसको एक एक करके देखेंगे। पहले हम डेजर्ट्स देखेंगे, फिर वैली, माउंटेन, रिवर, इस प्रकार से अलग अलग फीचर्स को आप एक एक करके लीजिए और फिर बताइए कि किस हिसाब से वैदिक लिटरेचर में उसको बताया गया है। फिर आप बाद में बता सकते हैं किस हिसाब से शहरों के उस समय नाम रखे जाते थे, क्या ये लिटरेचर में है भी या नहीं है, ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा भाग है दोस्तों उसका आप शुरुआत कर सकते हैं आर्यंस के बारे में बात करके। आप कह सकते हैं जो आर्यंस द्वारा जगह ऑक्यूपाई की गई थी जहाँ पे वे रहते थे उसको वे सप्त सैंधव के नाम से पुकारते थे और इसको वो एक राष्ट्र का नाम दिया करते थे या फिर एक राष्ट्र की उपाधि दिया करते थे। बाद में ये जो आर्यंस की मातृभूमि है इसका नाम चेंज करके आर्यवर्त कर दिया गया था।
इसके हमको रेफरेंसेस मिलते हैं। फिर हमको ये भी मालूम पड़ता है कि जो आर्यंस थे वो साउथ तक तो गए ही नहीं थे, जो उनका क्षेत्र था भाई वो तो नॉर्थ वेस्टर्न एंड तक ही सीमित था। हमको दोस्तों इस प्रकार के रेफरेंसेस मिलते हैं कि जो इनका आर्यवर्त था या फिर जो ये सप्त सैंधव जिस क्षेत्र को कहा करते थे उसके पूर्व में तो हिमालयाज हुआ करते थे, और साथ में लिखा गया है कि उसके पूर्व में तिब्बत होता था, यानी ये वाला क्षेत्र उसके पूर्वी इलाके में था। कहा गया है कि उसके पश्चिमी क्षेत्र में अफगानिस्तान हुआ करता था और उसके साउथ में या फिर उसके दक्षिण में अरावली हिल्स मौजूद थी। उस समय दोस्तों गंगा को पार करना या फिर ये जो नीचे विंध्यन माउंटेन्स है इनको पार करना संभव नहीं माना जाता था। तो ये जो इस क्षेत्र में रहते थे ये इसी को अपने आप में राष्ट्र कहा करते थे। इसका पहले इन्होंने नाम सप्त सैंधव रखा था और बाद में इसका नाम हमको आर्यवर्त भी मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर हम नदियों की बात करें तो ऐसा कहा जाता है जो आर्यंस का केंद्र था यानी जो सेंटर था वो इस तरफ तो सतलज पर ख़त्म होता था। सतलज को उस समय सुतुदरी बोला जाता था, यही हमको रेफरेंस मिलते हैं। और वहीं पे जो ये क्षेत्र था यहाँ पे यमुना उनका दूसरा बॉर्डर या फिर दूसरी बाउंड्री बनाया करती थी। फिर ऊपर का जो क्षेत्र था उसके बारे में इस प्रकार से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन नीचे यहाँ पे हमको मिलता है कि सरस्वती के जो ऊपर का भाग था वो भी इनकी एक बाउंड्री बनाया करता था। सरस्वती दोस्तों अभी तो करीब करीब पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उस समय कहा जाता है बहुत बड़ी बहुत विशालकाय नदी हुआ करती थी। तो इनके अगर मैं ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करूं, अभी तक तिब्बत हिमालय हमने देख लिया, अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा, एक तरफ यहाँ पे सुतुदरी या फिर सतलज के बारे में पढ़ा है, उसके राइट हैंड साइड पे जो एक बाउंड्री बनाती थी वो यमुना थी, और जो सरस्वती का अपर का कोर्स है यानी ऊपर का जो क्षेत्र सरस्वती कवर किया करती थी, ऐसा कहते थे कि वह आर्यंस की भूमिका एक सदर्न एंड बनाया करती थी। इसके अलावा भी अगर दोस्तों बात करें तो टोटल 31 में से कम शायद 25 नदियाँ हमारे वैदिक लिटरेचर में मेंशन्ड है। अभी हम जब इसका आंसर देखेंगे तो ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन करीबन 25 नदियाँ वैदिक लिटरेचर में मेंशन थी। साथ में ये जो नदियाँ हैं ऋग्वेद के हिम्स में भी मिलती हैं, यानी उसमें जो एक तरीके से छोटे छोटे श्लोक लिखे हैं उनमें भी इन नदियों का जिक्र है। फिर अगर हम लोग एक और अपना वैदिक लिटरेचर उठा के देखें तो नदी स्तुति में भी हमको कई सारी नदियों के बारे में मिलता है। उसमें से जो अधिकतर नदियाँ थी वो आज इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर अलग से आप माउंटेन्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक लोग थे, जो ऋग्वेदिक पीपल थे, वो हिमालय के बारे में तो जानकार थे, उनको इस बारे में जागरूकता थी। हालांकि उन्होंने यमुना के दक्षिणी क्षेत्र में या फिर विंध्या के दक्षिणी क्षेत्र में या फिर सतपुड़ा के बारे में कोई भी बात कहीं की नहीं है। कुछ और यहाँ पे अलग अलग हिल्स का जिक्र किया गया था, जैसे कि अर्जिका, जैसे कि मुजावंत, और ये सब के सब जो हैं हिमालय के ही छोटे छोटे हिल्स थे। फिर दोस्तों अगर वाटर बॉडीज़ की बात की जाए तो कहीं समुद्र या फिर ओशियन का जिक्र शुरुआत में तो नहीं मिलता है। इनफैक्ट ये मुद्दा अभी तक डाउटफुल है, लेकिन अगर आप लेटर वैदिक पीरियड की लिटरेचर देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि समुद्रन शब्द लिखा हुआ है जो समुद्र को ही प्रदर्शित करता है, यानी सी को प्रदर्शित करता है। पर हाँ, ये अर्ली वैदिक टेक्स्ट में नहीं है, लेटर वैदिक टेक्स्ट में है। हालांकि अगर हम लोग ब्राह्मणों की बात करें तो एक सतपथ ब्राह्मण था, या फिर दोस्तों इसको आप ब्राह्मणा बोलेंगे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लीजिएगा। इस सतपथ ब्राह्मणा जो था इसमें दो चीज़ों के बारे में बताया गया था। एक तो कहा गया था भैया वेस्टर्न एंड पे कुछ समुद्र जैसा है और ईस्टर्न एंड पे भी कुछ समुद्र जैसा है, यानी उस समय ये बे ऑफ बंगाल को सिग्निफाई किया करता था, और जो पश्चिमी छोर पे था वो अरेबियन सी को सिग्निफाई किया करता था। फिर अगर हम डेजर्ट्स को लें तो जोग्राफिकल फीचर में जो डेजर्ट्स थे हमको ऐसा मालूम पड़ता है, अगर अपने रेफरेंसेस को देखें, कि आर्यंस को इसके बारे में मालूम नहीं था। लेकिन जब हम तैत्रिया आर्यंका में देखते हैं तो वहाँ पे हमको कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं मरु शब्द के, और मरु का तात्पर्य था या फिर वो कंट्री ऑफ डेजर्ट को सिग्निफाई करने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी एक ऐसा देश जो पूरी तरीके से रेगिस्तान से बना हुआ है। कहा गया था ये जो मरु है ये कुरुक्षेत्र के कहीं आसपास पड़ता है। फिर प्लेसेस के नेम या फिर हम लोग सिटीज़ के नेम की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय इतनी सिटीज़ तो इमर्ज हुई ही नहीं थी कि उनका नामकरण हो सके। और आप ये देख सकते हैं कि लगातार ये लोग जो है माइग्रेट करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस कारण भी ऐसे कोई क्षेत्र इनके द्वारा कब्जे किए नहीं गया था जिनको ये अलग से नाम दें या फिर उनका नामकरण करें। हालांकि लेटर वैदिक पीरियड जो आता है उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जिस क्षेत्र पे जो ट्राइब कब्जा किए होती थी, जो क्षेत्र को वो कंट्रोल किया करती थी,
वह अपने ही नाम पे उस क्षेत्र का नाम रख दिया करती थी। तो ये दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स हैं, जो पहले हमने उनके जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात की, कितना उनके क्षेत्र का फैलाव था। फिर उसके बाद हमने बात की कि वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन सी स्ट्रीम्स का हमको रेफरेंस मिलता है, उसके शेष मिलते हैं। फिर हमने बात की कि कौन कौन से पहाड़ ऐसे हैं जिसके बारे में रेफरेंस मिलता है। फिर हमने डेजर्ट की बात की। फिर हमने कहा कि ओशियन के बारे में मिलता है कि नहीं मिलता। फिर हमने बाद में बात की कि सिटी जो है उसका नाम या नामकरण या फिर नेमिंग किस प्रकार की जाती थी। तो इस प्रकार से हमने 6 हिस्सों में इस चीज़ को डिवाइड कर लिया था और फिर उस अनुसार जो जो आपके वैदिक लिटरेचर में मौजूद था उसको उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब दोस्तों एक बार देखते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर हमने फॉर्म किया है। सबसे पहले हमने लिखा है कि वेदों में निहित भौगोलिक जानकारी के आधार पर हम भारत की भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आर्यों के राष्ट्र के बारे में बात किया। जैसे मैंने बताया आपको, शुरुआत में इसको सप्त सैंधव कहा जाता था। ये इसको अपना राष्ट्र कहते थे, अपना नेशन कहते थे। बाद में जो इनका होमलैंड था उसको आर्यवर्त नाम दिया गया। ये हमको बाद के स्क्रिप्चर्स में मिलता है, यानी बाद के शास्त्रों में ये चीज़ हमको मिलती है। हमने ये भी अपने शास्त्रों से जाना है कि दक्षिणी क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्यों ने अभी तक बस्तियां स्थापित की नहीं थी। भाई वो तो विंध्या के नीचे नहीं जा पाए थे, यहाँ पे उनको गंगा के पार जाना असंभव लगता था। तो इस पीरियड में जो क्षेत्र उनके कब्जे में था या जिस क्षेत्र में रहा करते थे, उस क्षेत्र के पूर्व में तो मैंने आपको बताया यहाँ पे हिमालय और तिब्बत हुआ करते थे। पश्चिम में अफगानिस्तान हुआ करता था, उत्तर में तुर्किस्तान हुआ करता था और दक्षिण में अरावली से ये क्षेत्र घिरा हुआ था। उन दिनों में गंगा और विंध्य पर्वत को पार कर कर आगे जाना काफ़ी मुश्किल था। फिर अगर धाराओं की बात करें तो इसमें दोस्तों ऋग्वेदिक जो हिम्स हैं, जो एक प्रकार के भजन है, उसमें हमको यमुना और सुतुद्री के बारे में पता पड़ता है। सुतुद्री उस समय सतलज को कहा जाता था। ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो आर्यंस का क्षेत्र था वो इन दोनों नदियों के बीच में हुआ करता था। एक तरफ सतलज थी और एक तरफ यमुना थी। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो सरस्वती नदी के ऊपरी हिस्से में भी ये आर्यों का क्षेत्र आया करता था। भाई सरस्वती नदी अगर आज हम बात करते हैं तो बड़ी छोटी सी धारा रह गई है, ऑलमोस्ट वो विलुप्त हो गई है, लेकिन उस समय एक बड़ी और विशालकाय नदी हुआ करती थी। अगर वैदिक ग्रंथों के अनुसार हम लोग चलते हैं तो 31 में से करीब 25 नदियों का उसमें उल्लेख किया गया है। ये उल्लेख हमको और कहीं नहीं लेकिन ऋग्वेदों में जो भजन लिखे गए हैं, जो हिम्स हैं, उसमें ही मिलता है। फिर एक और यहाँ पे हम शास्त्र पे चलते हैं तो नदी स्तुति की हम बात करते हैं, उसमें कई सारी नदियों का उल्लेख किया गया है जिसमें से अधिकांश सिंधु प्रणाली का हिस्सा हैं। तो देख पा रहे हैं आप रिवर्स के संदर्भ में किस प्रकार हमारी वैदिक लिटरेचर में बात कही गई है। फिर दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, उस युग के जो लोग थे, वो हिमालय के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने यमुना के दक्षिण की भूमि का कभी उल्लेख नहीं किया, ना ही कभी विंध्य पर्वत या फिर सतपुरा रेंज का उल्लेख किया है। जो उन्होंने उल्लेख की गई, जो उनके द्वारा उल्लेख की गई पहाड़ियाँ हैं उसमें अर्जिका है, मुजावंत है, सिलामेंट है, जो कि अब माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सुलेमान रेंज है। इन सब का वहाँ पे रेफरेंस मिलता है। ये सब की सब अब हिमालय में हमको मिलती हैं। फिर अगर दोस्तों हम लोग वाटर्स की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में तो महासागर के संदर्भ के बारे में हमको कुछ नहीं पता पड़ता, लेकिन बाद के वैदिक साहित्य में समुद्रम शब्द मिलता है जो कि हमको लगता है समुद्र को ही संदर्भित करता होगा। फिर अगर हम लोग शतपथ ब्राह्मण के बारे में बात करें तो उसमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक तो पूर्वी महासागर और एक पश्चिमी महासागर, जो बाद के वैदिक काल के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के नाम से प्रचलित हुआ। तो यानी कि ये भी संकेत हमको उस समय के लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों उस समय कुछ रेगिस्तान के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, इसके बारे में हम समझते हैं। भाई ऋग्वेद काल के जो आर्यंस थे वो रेगिस्तान से तो अपरिचित थे। हालांकि बाद में जैसे कि हम तैत्तिरीय अरंक्या के बारे में बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र के पास मरुस्थल के बारे में बात की गई है। यहाँ पे मारू शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो बाद के जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उसमें तो हमको कहीं ना कहीं डेजर्ट्स के बारे में पता पड़ता है। अब हम लोग स्थानों के नाम देखते हैं, शहरों के नाम देखते हैं, कस्बों के नाम देखते हैं। तो भाई जो उस समय की वैदिक संस्कृति थी वो मुख्य रूप से ग्रामीण थी और शहर अभी तक इमर्ज हुए नहीं थे, उभरे नहीं थे। इसीलिए कोई महत्वपूर्ण स्थान के नाम हमको उस समय के मिलते नहीं हैं। हालांकि ऋग्वेद में इसलिए भी कोई नाम नहीं मिलते क्योंकि जो जनजातियों की प्रकृति थी वो प्रवासी थी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट किया करती थी। आमतौर पर होता यह है कि अगर कोई एक ट्राइब, एक जनजाति एक क्षेत्र में रहती है तो वह उस क्षेत्र को
अपने नाम से ही संबोधित करती है, जिससे कि ये दिखा सके ये क्षेत्र मेरा है। लेकिन क्योंकि उस समय की जो जनजाति थी उनकी प्रकृति प्रवासी हुआ करती थी, तो इस वजह से कोई हमको नाम मिलते नहीं हैं। जबकि बाद में वैदिक काल के दौरान क्षेत्रों को उन जनजातियों के नाम से संबोधित किया जाता था जो उन्हें नियंत्रित करते थे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमको बताना है क्या कंट्रीब्यूशन रहा है रेवोल्यूशनरीज का उत्तर प्रदेश के भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में। आप यहाँ पे हिंदी में देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के योगदान का मूल्यांकन आपको करना है। तो दोस्तों जब शुरुआत करेंगे आपको, क्योंकि अब इस उत्तर में उत्तर प्रदेश से संबंधी रेवोल्यूशनरी या फिर क्रांतिकारियों के बारे में लिखना है, तो शुरुआत में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में लिखेंगे। हम कहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, इस चीज़ का आप यहाँ पे विवरण देंगे। फिर आप अपने उत्तर पे आ जाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या योगदान दिया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। तो दोस्तों इस उत्तर की शुरुआत में आप ये लिख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश था वह स्वतंत्रता के दौरान एक हब बना था एक्टिविटीज़ का। यहाँ पे कई सारे क्रांतिकारी बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। फिर दोस्तों आगे आप ये लिख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, वो बहुत गौरवशाली रहा है। इसने पूर्ण रूप से भारत के इंडिपेंडेंस में अपनी भूमिका निभाई है, अपना योगदान दिया है। अलग अलग क्रांतिकारी यहाँ से इमर्ज होके एक गौरवशाली इतिहास लिख गए हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश के बारे में लिखकर अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। फिर दोस्तों डिटेल में मेंशन कीजिए कि कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि उत्तर प्रदेश से हुआ करते थे और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो दोस्तों देखते हैं हम इसका उत्तर किस प्रकार हमने बनाया है। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की भूमिका के बारे में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश इस प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बना रहा, और ये बात सब जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश का इतिहास ब्रिटिश शासन के बाद उसके दौरान गौरवशाली रहा है और यहाँ के लोगों ने युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब दोस्तों आप एक एक करके उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बख्त खान के बारे में बात करेंगे। पहले आप बता सकते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। उसके अलावा उनका जन्म जो है रोहिलखंड में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। उसमें भी और स्पेसिफिक आप जाएंगे तो बिजनौर का आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तब वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार हुआ करते थे और साथ में कमांडर इन चीफ हुआ करते थे इंडियन रिबेल फोर्सेस के, यानी वो फोर्सेस जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी उसके कमांडर इन चीफ थे वो, तो उनकी भी अहम भूमिका रही थी। फिर दूसरे आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेगम हजरत महल। इनको अवध की बेगम या फिर हजरत महल के रूप में संबोधित किया जाता है। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में एक समर्थकों के बैंड के साथ वहां पे विद्रोह कर दिया था। यह मूल रूप से फैजाबाद से थी, तो इनकी भी एक अहम भूमिका रही है। फिर दोस्तों आप मंगल पांडे के बारे में लिख सकते हैं। ये भारतीय सैनिकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। उन्हें 1857 की क्रांति का नायक माना जाता है। उनका जन्म बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। फिर आप यहाँ पे मौलवी लियाकत अली के बारे में लिख सकते हैं। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये इलाहाबाद से एक प्रमुख धार्मिक नेता हुआ करते थे। फिर आप यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख सकते हैं। वो झांसी की रानी थी। उन्होंने झांसी की रियासत पर शासन किया था, जो आज उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मौजूद है। वह ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे प्रमुख विद्रोहियों में से एक थी। अब उन्होंने ये रिबेलियन किया क्यों था? क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को सच्चा उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, इसीलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पे आपको रानी के साथ साथ एक माँ की भूमिका भी दिखती है। फिर आप यहाँ पे राव कदम सिंह के बारे में लिख सकते हैं। ये भी 1857 के रिवोल्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। वह गुजरों के एक छोटे समूह के नेता हुआ करते थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनको हम लोग राजा ऑफ परीक्षितगढ़ और मवाना भी कहते हैं, और ये दोनों ही क्षेत्र हैं, ये मेरठ में हैं। तो इनकी भी इम्पॉर्टेंट भूमिका रही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ झलकरी बाई के बारे में लिख सकते हैं। उन्होंने झांसी की महिला सेना में सर्व किया था।
1857 की क्रांति में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आप आचार्य नरेंद्र देव के बारे में भी लिख सकते हैं। ये भारत के सबसे प्रभावशाली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सिद्धांतकारों में से एक थे। सिद्धांत के रूप में वह लोकतांत्रिक समाजवाद में भरोसा रखा करते थे और उनके इसी लोकतांत्रिक समाजवाद ने हिंसक साधनों को खारिज कर दिया था। उन्होंने सत्याग्रह को एक क्रांतिकारी रणनीति के रूप में अपनाया था। उन्होंने मार्क्सवादी, भौतिकवादी, द्वंद्ववाद के अलावा नैतिक और मानवतावादी आधार पर गरीबी और शोषण के उन्मूलन की वकालत की थी। वो उसके प्रचारक थे, उन्होंने उसके लिए एडवोकेट किया था। फिर आप यहाँ पे असफ अली के बारे में लिख सकते हैं। यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभिक भारतीय राजदूत भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओडिशा में राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। वह ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत और सोहरा से हुआ करते थे, जो अब उत्तर प्रदेश में है। फिर आप अशफाक उल्ला खान के बारे में लिख सकते हैं। वह ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत शाहजहांपुर से थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्यरत थे। लखनऊ के पास कोकारी में उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंद नाथ गुप्ता के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के फंड से एक ट्रेन को लूट लिया था। यानी दोस्तों, जो ट्रेन में लाया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का फंड, उनको इनके द्वारा लूट लिया गया था। ये काकोरी कांड के नाम से प्रचलित है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी आपको हिंदी करेक्ट करनी पड़ेगी। ब्रिटिश सरकार के फंड की ट्रेन को लूट लिया था इन्होंने। फिर आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिख सकते हैं। उनका जो एक्चुअल नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन वे अपने लिए एक दूसरा नाम चुन लेते हैं और वो अपना नाम आज़ाद रखते हैं। यानी कि वह कहते हैं या वो दर्शाने का प्रयास करते हैं कि मैं फ्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, अपने ख्यालों से मैं स्वतंत्र हूँ। वे एचआरए के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर कई समय तक कार्य करते रहे। फिर उसके बाद जब राम प्रसाद बिस्मिल की और उनके 3 और प्रोमिनेंट पार्टी लीडर जो कि रोशन सिंह थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे और अशफाक उल्ला खान थे, जब इन तीनों की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नाम देके। फिर आप चित्तू पांडे के बारे में लिख सकते हैं। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था टाइगर ऑफ बलीला। उनका बलीला जिले में ही जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने कई सारे रेवोल्यूशनरी के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया है। करीब 12 रेवोल्यूशनरी की हमने बात करी, पर आपका जो उत्तर है वो सिर्फ 125 शब्दों में आपको समाप्त करना है। तो आप इनमें से कुछ कुछ क्रांतिकारियों के बारे में लिख सकते हैं। हमने कुछ 1857 की क्रांति से संबंधित क्रांतिकारियों के बारे में लिखा है। फिर हमने उसके बाद कुछ क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित क्रांतिकारियों के बारे में लिखा है। फिर कुछ हमने बीच में जो सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे उनके बारे में भी लिखा है। तो इसी प्रकार से आप कुछ कुछ सभी एरिया से उठा लें और उनके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए और आप बताइए किस प्रकार से वे और किस फेज में वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे और क्या उन्होंने भूमिका निभाई है। इस प्रकार से आप ये अपना उत्तर एड्रेस कर पाएंगे। हमने यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनाया है आपके लिए, लेकिन ये आपका हमने चॉइस दिया है कि आप अपनी मर्जी से इसमें से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को उठाइए और अपना एक उत्तर खुद बनाइए, जो कि आप आगे अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसके लिए तैयार रहेंगे। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हमसे पूछा गया है, यानी औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछा गया है। प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट कहता है औद्योगिक क्रांति न केवल एक तकनीकी क्रांति थी अपितु सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने के तरीकों को परिवर्तित कर दिया है। इस पे आपको दोस्तों टिप्पणी लिखनी है एक। तो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो है कमेंट। तो दोस्तों इस उत्तर को शुरू करने से पहले आप एक बैकग्राउंड दे सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आखिर था क्या और समाज में किस प्रकार से उसने बदलाव लाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में औद्योगिक क्रांति एक्सपीरियंस की गई थी बेसिकली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका द्वारा। यानी कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इसने मेनली यूरोप को अफेक्ट किया था और नॉर्थ अमेरिका को अफेक्ट किया था। इसमें कुछ जो चेंजेस थे, उसमें जो प्रमुख चेंजेस थे, फिर जो बड़े बड़े तौर पे हम लोग बात कर सकते हैं, तो जो अग्रेनियन इकोनॉमी थी, जो कृषि बेस्ड व्यवस्था थी, उसको इसने परिवर्तित कर दिया था औद्योगिक इकोनॉमी की तरफ, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ। और इसके साथ साथ जो रूरल फीचर्स लिए हुए एक इकोनॉमी थी, यानी उसमें ग्रामीण कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो बदल गई थी शहरी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली एक व्यवस्था की तरफ। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत स्पेशलाइज्ड मशीनें आने शुरू हो गई। विशेष ये मशीनें थीं जो
उसके कारण जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा कारखाने खुलने लगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज खुलने लगी। उसके अलावा अब यहाँ पे मास प्रोडक्शन पे फोकस दिया जाने लगा, यानी बड़े पैमाने पर अब उत्पादन होने लगा था। तो अगर इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात करें तो आप समझ सकते हैं ये सभी कैरेक्टरिस्टिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ही दर्शाती हैं। भाई कारखानों में बढ़ोतरी हो रही है, फिर उसके बाद मास प्रोडक्शन हो रहा है, यानी बड़े पैमाने पर आपका उत्पादन हो रहा है, साथ में अलग अलग प्रकार की विशेष मशीनें आ रही हैं। तो जब ऐसी चीज़ों का उपयोग और ऐसे इफेक्ट्स हमें दिखते हैं तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई इंडस्ट्रियल तौर पे एक रेवोल्यूशन आ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए, थोड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड देते हुए आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप बताइए क्या क्या चेंजेस आए थे औद्योगिक क्रांति के बाद में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, और इम्पॉर्टेंटली किस किस प्रकार से तकनीकी क्षेत्र में भी बदलाव आए थे। तो अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमने इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले जैसे हमने बात की 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में औद्योगिक क्रांति महसूस की गई थी यूरोप में और मेनली उत्तरी अमेरिका में। इस दौरान दोस्तों कृषि और ग्रामीण समाज औद्योगिक और शहरी बन गए थे, तो ये एक चेंज हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा विशेष मशीनरी, कारखाने, बड़े पैमाने पर उत्पादन, जो ये सब चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति को ही दर्शाती हैं। दो चीज़ ने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या फिर वह औद्योगिक क्रांति के स्तंभ बने थे। एक तो वो था लोहा और दूसरा था कपड़ा उद्योग। खाने पकाने के वेसल से लेकर अगर आप जहाज तक की बात करेंगे, सब में लोहे और स्टील का उपयोग हुआ करता था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है। उसके अलावा धीरे धीरे कुछ नए इन्वेंशंस आए, जैसे कि भाप इंजन या फिर स्टीम इंजन की शुरुआत हुई, जहाज़ों की शुरुआत हुई, जिसके कारण एकदम से इस प्रक्रिया ने और तेज़ी पकड़ ली। फिर दोस्तों हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एकदम से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एकदम से मेन सीट ले लेते हैं, एकदम से महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, उसी के कारण कई सारे नए नए टूल्स आए, कई सारी नई नई मशीनें आईं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से आए हैं, या फिर अगर हम कहेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बताते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था। अब दोस्तों देखिए, हमको मालूम है जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रीज़ में एकदम से बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा लेवल पे वो प्रोड्यूस करने लगे, मास प्रोडक्शन होने लगा। उसको कैरी करने के लिए या फिर यहाँ पे जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, उससे उसको मार्केट तक ले जाने के लिए हमको कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए था जो एफिशिएंट हो और इतनी भारी मात्रा में इसको ले जा सके। तो यहाँ पे हमारे सामने आते हैं स्टीम इंजन और रेल रोड्स। 19वीं शताब्दी में भाप इंजन ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। उसके अलावा रेल मार्ग के साथ मिलकर उन्होंने औद्योगिक क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। फिर एक यहाँ पे बड़ा डेवलपमेंट था, वो था कॉटन का डेवलपमेंट, या फिर हम लोग जो बात कर रहे थे टेक्सटाइल क्षेत्र का डेवलपमेंट। इससे पहले हुआ ये करता था, जो भी कपास का उत्पादन है वो एक छोटे पैमाने पर किया जाता था, कुटीर उद्योगों द्वारा किया जाता था। होता ये था ग्रामीण परिवार अपने घर पे कताई और बुनाई किया करते थे, पर जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था तो ये पूरा शिफ्ट हो गया था। अब यही चीज़ एक बड़े पैमाने पे मशीनीकृत तरीके से कारखाना आधारित हो गई थी। अब वो कताई और बुनाई पे निर्भर ना करते हुए यहाँ पे पावर लूम्स आ चुके थे, यहाँ पे स्पिनिंग जेनी आ चुकी थी, स्पिनिंग म्यूल हो चुके थे। तो ये कुछ मशीनें हैं जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो आपने देखा कैसे एक छोटे से स्तर से कॉटन प्रोडक्शन जो हुआ करता था उससे चेंज होके ये बड़े पैमाने पे औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर एग्रीकल्चर की बात करते हैं दोस्तों। औद्योगिक क्रांति के चलते कई सारे अलग अलग फैक्टर्स, कई सारे कारकों ने मिलकर कृषि की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि की थी। जैसे कि अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो एक सीड ड्रिल यहाँ पे इनोवेट की गई थी जो जेथरो तुल द्वारा की गई थी 1701 में। उसके अलावा कुछ और भी एडवांसमेंट आए थे एग्रीकल्चरल फील्ड में, जैसे कि क्रॉप रोटेशन की टेक्निक यहाँ पे आने लगी थी, लैंड का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से होने लगा था, सॉइल की हेल्थ पर हम ध्यान दे रहे थे, नई नई क्रॉप की वैरायटीज़ या फिर नई फसल की किस्मों पर ध्यान दिया जा रहा था, पशुपालन ने भी प्रगति पकड़ ली थी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार इस क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं और साथ में क्षेत्र में जिन जिन जगह से आयाती है उसमें विविधता बढ़ रही है। तो इसी वजह से इसी के परिणाम स्वरूप फसल में निरंतर वृद्धि हुई, फसल की पैदावार में वृद्धि हुई,
जो तेजी से बढ़ती आबादी को पोषण देने के लिए बहुत आवश्यक भी थी भाई, क्योंकि जब तक खाना नहीं आएगा आप आगे का काम कैसे करेंगे। अब वहाँ पे इतना सा प्रोडक्शन चल रहा है, इतने सारे लेबर्स की ज़रूरत है, तो उनको अच्छे से काम करने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन की जो मांग है उसको पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर में इनोवेशंस भी हुए। यानी कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से सब अपने सही स्थान पर आता चला गया जब औद्योगिक क्रांति होने वाली थी या जब वो हो रही थी। फिर दोस्तों अगर हम ऊर्जा के मामले में बात करते हैं तो ऊर्जा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोयला। इनफैक्ट अभी तक भी कोयला बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। अब उसकी लगातार माइनिंग की जा रही थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था स्पेशली यूनाइटेड किंगडम में वो गति पकड़ रहा था। अब भाई जो स्टीम इंजन था वो भी कहीं ना कहीं कोयले से ही चला करता था, तो आपने देखा वो कितना ज़रूरी था। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसके क्षेत्र से सामान को मार्केट तक ले जाने के लिए ये स्टीम इंजन्स बहुत आवश्यक थे। अगर ये होते नहीं तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कभी बिक ही नहीं पाता, और जिस स्तर पे आपने औद्योगिक क्रांति देखी है वो उस स्तर तक कभी पहुंच नहीं पाती। तो जो स्टीम इंजन यहाँ आप देख रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण था, उसके लिए भी कोयला ही चाहिए था, और ये कोयले का माइनिंग बढ़ा दी गई थी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया था, और इसी कारणवश यूनाइटेड किंगडम में ये औद्योगिक क्रांति हो पाई। फिर दोस्तों हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति द्वारा लाए गए सामाजिक और आर्थिक बदलाव। तो कई मायनों में औद्योगिक क्रांति ने हमारे समक्ष आर्थिक परिवर्तन किए हैं और सामाजिक परिवर्तन भी किए हैं। जिन जिन पहलुओं को इसने छुआ है वहाँ पे इसने लोगों के व्यक्तित्व को बदला है, उसकी संस्कृति को बदला है। अब दोस्तों सबसे पहले तो तकनीकी प्रगति हुई, उसके अलावा कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई। तो इस सब के परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट हुआ, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई। बैंकिंग का विकास हुआ, वित्त प्रणाली का विकास हुआ, क्योंकि एक नई क्लास इमर्ज कर रही थी जिसको हम लोग मिडिल क्लास या फिर मध्यम वर्ग कहते हैं। उन मध्यम वर्ग के लोगों को कारखाने खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा चाहिए था। पैसा कहाँ से आए? कोई तो उनको वित्त पोषित करेगा, तब वो इंडस्ट्रीज खोल पाएंगे। तो इस प्रकार से बैंकिंग और वित्त प्रणाली भी विकसित होने लगी थी। फिर यहाँ पे महिलाओं की भी स्थिति में कुछ बदलाव आया था, उनके योगदान में बढ़ोतरी देखी जाती है। औद्योगिक क्रांति के दौरान पहली बार ऐसा हुआ था कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्यबल में प्रवेश किया था। महिलाओं ने पुरुषों के साथ रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। अक्सर ऐसा देखा जाता था कि महिला कारखाने के श्रमिकों ने जो वेतन अर्न किया था, उस समय जो वेतन उन्होंने पाया था वो केवल 1/3 हुआ करता था पुरुष श्रमिकों की तुलना में। यानी वेज के टर्म्स में भेदभाव होता था, वेतन के संदर्भ में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, और अगर पुरुष को 3 रुपये मिलते थे तो महिला को सिर्फ 1 रुपये दिए जाते थे। यानी ऐसा आंकड़े बताते हैं कि इनके बीच में करीब 1/3 जो पुरुषों को मिलता है उसकी तुलना में दिया जाता था। अब जो एक नई क्लास इमर्ज हो रही थी, मिडिल क्लास, धीरे धीरे वो फैक्ट्रीज खोलने लगी, अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में भेजने लगी, जिसके कारण एक एडवांस्ड सोसाइटी का निर्माण होने लगा। अब धीरे धीरे जब ये कुछ समय चलेगा तो आप पाएंगे कि यही लोग संपत्ति इकट्ठी करने लगते हैं, और ऐसे इनकी वेल्थ में भी बढ़ोतरी हुई थी। लोग ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में प्रवास करने लगे थे। वहाँ पे उनको मालूम था कि फैक्ट्रीज में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाएगी। इसी वजह से जो शहरी क्षेत्र है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते चले गए, और समस्या ये थी कि वहाँ पे रहने लायक ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी नहीं। तो उस समय शहरों की स्थिति जो है वो दयनीय हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे ये अपने विकास की ओर चल निकला है। तो जब भी कोई भी अपने विकास की ओर चल निकलता है वह संसाधनों का दोहन करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है रिसोर्सेज की। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रोडक्शन होता चला गया गुड्स के। धीरे धीरे ये प्रोडक्शन की वजह से डिमांड बढ़ी, तो वहाँ पे और प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, और इससे हम पाते हैं कि धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होती चली गई। प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंची थी। वो तो कहीं पे भी आप समझेंगे पहुंचेगी। अगर कोई कहीं इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करता है उस क्षेत्र में कुछ तो प्राकृतिक प्रभाव आएंगे ही। संसाधनों को वहाँ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, उनका दोहन किया जाएगा, जो प्राकृतिक आसपास का जीवन है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो वही सब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में भी देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कैसे इसने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में बदलाव किए थे, कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी था ये। हमने इनको 3 अलग अलग स्फीयर्स में पढ़ा। सबसे पहले आपने टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, आपने देखा कैसे स्टीम इंजन्स बने, आपने देखा किस प्रकार से पावर लूम आई, कैसे कॉटन
कि प्रोडक्शन में मशीन्स का इस्तेमाल होने लगा। फिर दूसरे में आपने सोसाइटी के संदर्भ में देखा, आपने देखा कैसे महिलाओं का रोल जो है वो बढ़ता चला गया कार्यबल में। आपने देखा किस प्रकार लोग ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों तक माइग्रेट कर गए। फिर आपने देखा लेकिन इन्हीं शहरी इलाकों में जो कैपेसिटी थी लोगों को रखने की वो तो सीमित ही थी, इस वजह से हाउसिंग फैसिलिटी उतनी अच्छी थी नहीं, तो इनका जो रहने की इनकी कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब होने लगी, इनकी स्थिति दयनीय हो गई। फिर दोस्तों इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने देखा कि बैंक्स का निर्माण होने लगा था, क्योंकि जो भी मिडिल क्लास थी उसको इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए पैसा चाहिए था। पैसा कहाँ से आए, तो बैंकिंग उनका या बैंक्स उनका वित्त पोषण किया करते थे। फिर धीरे धीरे जो ये मिडिल क्लास थी जिन्होंने फैक्ट्री बसाई थी उनके पास पैसा आने लगा, अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में भेजने लगे, जिससे कि एक बेहतर और एडवांस समाज का विकास हुआ। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या, इन्होंने जो पैसा कमाया वो इनके पास जमा हुआ, तो इससे इनके पास वेल्थ का एक्यूमुलेशन हुआ। तो इस प्रकार से तीनों एंगल्स में आपने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे। हमने दोस्तों आपको काफ़ी रिसर्च करके एक्सटेंसिव आंसर प्रोवाइड किया है, लेकिन आपका जो आंसर है वो 125 शब्दों में होना चाहिए, इसीलिए आप इनमें से कुछ पॉइंट्स उठा लें जो जो आपको अच्छे लगे और उसको यूज़ करके अपना एक आंसर बनाएं जो आपको शब्द सीमा के अंदर रहकर ही बनाना है। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे बात करनी है इंडियन कल्चरल हेरिटेज के बारे में, यानी आपको भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना करनी है। तो आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं भारत की मिश्रित संस्कृति का उल्लेख करते हुए। फिर संक्षेप में आप ये लिख सकते हैं कि भाई भारत में एक बहुत खूबसूरत अवधारणा है जिसको हम अनेकता में एकता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप यही लिखते हुए शुरुआत कर सकते हैं, जो भारत है वो एक कॉम्पोजिट कल्चर है, वो एक मिश्रित संस्कृति है। अब यहाँ पे पूछा गया है कल्चरल हेरिटेज की हमारे साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में, तो आप फिर एंशियंट इंडिया से शुरुआत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारत था, जो एंशियंट इंडिया था, वहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और समाज में उस समय से वो व्याप्त थी। इनफैक्ट उस समय भी साइंस और टेक्नोलॉजी या फिर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है वह भारत में काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुकी थी ऑलरेडी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स आए हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भारत है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशंस को दिखाता है, यानी कि सबसे पुराने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनमें से एक को दर्शाता है हमारा भारत। फिर आप यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल देना शुरू कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें दोस्तों, तो आप अलग अलग समय में या फिर अलग अलग क्षेत्रों को लेते हुए एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आचार्य कन्नड़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन्होंने परमाणु की खोज में अहम भूमिका निभाई थी। फिर इन्होंने परमाणु और ब्रह्मांड के यानी कि यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वैशेषिका फिलॉसफी दी थी या फिर वैशेषिका दर्शन दिया था। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि हम कब से साइंस के प्रति कार्यरत थे, उस समय से हमको परमाणु के बारे में जानकारी थी। फिर दोस्तों आप यहाँ पे ज्योतिष वेदांग के शास्त्रों के बारे में बात कर सकते हैं। इस शास्त्र से हमको पता पड़ता है कि उस समय व्यवस्थित खगोल विज्ञान के लिए भी जगह हुआ करती थी, उसके बारे में यहाँ पे हमको कई सारे एविडेंस मिलते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे आर्यभट्ट की बात ना करें तो आपका ये उत्तर अधूरा रहेगा। अब यहाँ पे आर्यभट्ट की बात आप करते हुए कह सकते हैं कि उन्होंने कई जगह कंट्रीब्यूशन दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने खगोल विज्ञान में कंट्रीब्यूशन दिए हैं, उन्होंने ग्रहों की स्थिति बताने के लिए कुछ कैलकुलेशंस किए थे। उसके बाद उन्होंने सूर्य और चंद्र की गति बताने के लिए कैलकुलेशंस बताए थे। उसके बाद उन्होंने ग्रहण संबंधी कैलकुलेशंस भी बताए थे, यानी एक्लिप्स संबंधी कैलकुलेशंस भी उन्होंने बताए थे। फिर दोस्तों आप कह सकते हैं कि उन्होंने डेवलप किया था बीज गणित। उसके अलावा उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात बताई थी, जिसके ही कारण आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट हुआ है। फिर दोस्तों आप पीछे जाके लिख सकते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा संस्कृति के समय ही हमको ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में पता पड़ता है। उनकी जो रोड थी वो इस प्रकार से आयताकार शेप की हुआ करती थी और समकोण पे एक दूसरे को काटा करती थी। तब से यानी कि ज्योमेट्री में हम लोग काफ़ी कुशल हुआ करते थे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे अलग अलग कल्चर्स आते चले गए, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे अंदर बसी हुई है। किस प्रकार से अलग अलग नवाचार, अलग अलग इन्वेंशंस होते चले गए। और जब हम इतने अलग अलग इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को देखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को कंपेयर करते हैं, तब भी हम पाते हैं इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुझान। तो वो हमारे जीन्स में रहा है, वो हमारे शुरू से अंदर बना हुआ है और उसकी आपको झलक कहीं आज भी दिखती है। फिर दोस्तों आप लिख सकते हैं कि 300 AD तक मैथमेटिक्स जो है वो अपने आप में एक सेपरेट फील्ड की तरह उभर के सामने आ गया था। आप यहाँ पे सुलवा सूत्र के बारे में लिख सकते हैं,
जिसके कारण इंडियन मैथ्स की उत्पत्ति हुई थी। फिर दोस्तों आप जीरो के बारे में बता सकते हैं कि जीरो का जो पहला मेंशन कहीं भी देखा गया है वो देखा गया है ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्पुत सिद्धांत में। फिर आप मेडिसिन के फील्ड में बता सकते हैं कि चरक की किस प्रकार से भूमिका रही है। फिर आप बता सकते हैं दो अलग अलग उस समय संहिताएं चलती थी, एक थी चरक संहिता और एक थी सुश्रुत संहिता। जो चरक संहिता थी इसी के ऊपर आयुर्वेदा बेस्ड है, आप इस बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं दोस्तों कि जो वैदिक काल के लोग थे उनको फर्मेंटेशन आता था, वो अनाज का और फलों का किण्वन कर लिया करते थे, उनको टैंड लेदर के बारे में जानकारी हुआ करती थी। पहली शताब्दी ईस्वी तक दोस्तों कई चीज़ों का मास प्रोडक्शन होने लगा था, यानी कई सारी चीज़ें जो थी उनका उत्पादन बड़े स्तर पे होने लगा था, जैसे कि आयरन या फिर कॉपर या सिल्वर, गोल्ड, ब्रास और ब्रॉन्ज। तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं। इनमें सारे नाम आपको याद ना भी रहें तो एक दो नाम आप लिख दीजिए। फिर आप लिख सकते हैं कि भारत में ही डेसिमल सिस्टम या फिर दशमलव सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है। और दोस्तों अंत में आप सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिन्होंने ये बताया था कि एक ऐसा तारा जो फेड होने वाला है, जो लुप्त होने वाला है, उसके साथ आखिर क्या होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट दी थी। उन्होंने कहा था अगर किसी तारे का द्रव्यमान इस चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो भाई वो वाइट डॉर्फ बन जाएगा, और अगर इस सीमा से ज़्यादा है या इस लिमिट से ज़्यादा है तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा, वो फट जाएगा और इससे एक सुपरनोवा प्रोसेस की उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों इतने सारे एग्जाम्पल देके हमने ये समझाने की कोशिश की है कि समय कोई भी हो, कल्चर किस प्रकार से अगर बदल रहा है तो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमेशा हमारे साथ चली है। किसी भी व्यक्ति को आप यहाँ पे ले लीजिए, अलग अलग समय के हैं वो। हड़प्पा काल का आपने यहाँ एग्जाम्पल लिया, वैदिक काल का एग्जाम्पल लिया, फिर उसके बाद और आपने अलग अलग एग्जाम्पल लिया, आर्यभट्ट का लिया है, ज्योतिष वेदांग शास्त्र का लिया है आपने, आचार्य कनड का लिया है, और फिर अंत में आके हमने चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है कि समय बदलते रहते हैं, लेकिन जो भारत का कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी बसी हुई है। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार दिया है। जो भारत है वो रिप्रेजेंट करता है एक कॉम्पोजिट कल्चर को या फिर एक मिश्रित संस्कृति को। इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हुई है। अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें या फिर प्राचीन भारत की बात करें तब भी हमें धर्म के साथ हर जगह विज्ञान मिलता है। भारत में सबसे पुरानी वैज्ञानिक और तकनीकी परंपराओं का मिश्रण भी मिलता है। इसका जो विज्ञान है और उस विज्ञान का इतिहास है वो अन्य आधुनिक सभ्यताओं से काफ़ी भिन्न है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने आचार्य कनाड का एग्जाम्पल लिया है। इन्होंने परमाणु का आविष्कार किया था। इन्होंने परमाणु और ब्रह्मांड के अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए एक वैशेषिक दर्शन या फिर दर्शन शास्त्र का स्कूल विकसित किया था। फिर दोस्तों आप ज्योतिष वेदांग शास्त्रों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया है। आर्यभट्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें खगोल विज्ञान की परिभाषाओं को समझने में हमारी मदद की है। उसके अलावा आर्यभट्ट ने ग्रहों की स्थिति के बारे में बात की है, सूर्य और चंद्रमा की गति के बारे में बात की है और ग्रहण की कैलकुलेशंस के बारे में हमसे बात की थी। फिर अगर हड़प्पा की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे जो शहरी नियोजन आया था उसमें हम लोगों को ज्योमेट्री दिखाई देती है। भाई हमने देखा था कि किस प्रकार से जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और आयताकार हुआ करती थी वो। फिर आप यहाँ पे सुलभ सूत्र की बात कर सकते हैं जिसके वजह से भारतीय गणित का निर्माण हुआ है। आप ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्पुत सिद्धांत की बात कर सकते हैं जहाँ पे पहली बार शून्य का मेंशन हुआ था या फिर जीरो का मेंशन हुआ था। फिर वापस आप आर्यभट्ट की बात कर सकते हैं। आप बता सकते हैं उन्होंने किस प्रकार एल्जेब्रा दिया था, उन्होंने ट्राइंगल का एरिया बताया था और इसकी मदद से बाद में ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट हुआ था। फिर आप बता सकते हैं किस प्रकार से मेडिकल या फिर चिकित्सा के क्षेत्र ने जोर पकड़ लिया था। 600 BC के आसपास यह विज्ञान भी प्रचलित होने लगा। तक्षशिला और वाराणसी इसके सेंटर्स बन गए थे। यहाँ पे दो किताबें हैं, जो दो संहिता है जिसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। एक है चरक संहिता, एक है सुश्रुत संहिता। जो चरक संहिता है उसमें हमको आयुर्वेद से संबंधित बातें मिलती हैं, उसको हम आयुर्वेद का आधार कह सकते हैं। जो वैदिक लोग थे वो अनाज और फलों को किण्वित किया करते थे, यानी उनको फर्मेंटेशन की भी नॉलेज हुआ करती थी। पहली शताब्दी ईस्वी तक कई चीज़ों का बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगा था, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, पीतल और कांस्य। फिर कुतुब मीनार पे आ गए हम लोग, यहाँ पे मीडिएवल एरा में आ गए हैं। कुतुब मीनार के डेवलपमेंट में भी हाई क्वालिटी अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, तो यानी उस समय मिश्र धातु की भी नॉलेज हुआ करती थी। भारत में ही दशमलव प्रणाली का विकास हुआ है।
फिर दोस्तों आप यहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात कर सकते हैं, कैसे उन्होंने मदद की है एक फेडिंग स्टार की फ्यूचर को जानने में। उन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट बनाई थी, अगर किसी भी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट या उसकी सीमा से कम है तो वह व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, लेकिन यदि इससे अधिक होता है तो वह सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं जो चंद्रशेखर थे वह भी प्राचीन भारत की वैज्ञानिक या विज्ञान संबंधी पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन सब एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरू से लेकर अब तक विज्ञान कितना महत्वपूर्ण रहा है भारत के कल्चर में। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको आपने अलग अलग एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया। अब दोस्तों हमने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं, जैसा मैं कहता हूँ हमने इसको बहुत रिसर्च करके बहुत एक्सटेंसिव बनाया है। आप इसमें से कुछ एग्जाम्पल छाट सकते हैं और अपने 125 शब्द के क्वेश्चन के लिए, या फिर अगर आने वाले समय में 200 शब्दों का ये क्वेश्चन आए तो उसके लिए अपना उत्तर तैयार कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे पूछा गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियाँ आपस में इनसेपरेबल हैं, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर अर्बनाइजेशन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं स्लम्स भी होंगे ही होंगे। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं एक बैकग्राउंड देते हुए अर्बनाइजेशन के बारे में और स्लम्स के बारे में। फिर यहाँ पे इनसे जुड़ा हुआ कुछ डेटा भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई जो शहरीकरण है वो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, वो भी अनअवॉइडेबल होता चला जा रहा है। शहर के विकास के साथ, औद्योगिकरण के साथ अर्बनाइजेशन तो होना ही है। जैसे जैसे दोस्तों इंडस्ट्रीज़ भारत में बढ़ेंगी वैसे वैसे पॉपुलेशन का प्रेशर भी बढ़ेगा शहरी इलाकों में या उन क्षेत्रों में जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अपना एस्टैब्लिशमेंट करती हैं, अपना बेस बनाती हैं। क्योंकि एक बार इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू होंगी तो ग्रामीण इलाकों से लोग रोज़गार के अवसर के चक्कर में आकर्षित होकर इन एरियाज़ में आ जाएंगे। तो वो हर तरफ से इन एरियाज़ में जब आएंगे धीरे धीरे इस एरिया के ऊपर लोड बढ़ता चला जाएगा। फिर इन सब बातों को बताने के लिए आप कोई डेटा दे सकते हैं। आप दिल्ली का डेटा दे सकते हैं, गुड़गांव का दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा है, कैसे भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है, प्रवास हुआ है और इन क्षेत्रों की स्थिति बिगड़ती चली गई है। आप दिल्ली का एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पे माइग्रेशन हुआ है कि वहाँ पे अब अन्य प्रकार की समस्याएं आने लगी हैं, जैसे वहाँ पे स्लम्स डेवलप हो चुके हैं। इस क्षेत्र में दोस्तों आप बता सकते हैं किस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ओवर क्राउडिंग होती जा रही है, अलग अलग प्रकार के क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि क्षेत्र अपनी कैपेसिटी से ओवरलोडेड है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मानसिकता रखने वाले लोग आए हैं, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हम क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर गरीब तबके के लोग यहाँ पे आते हैं तो वो कहाँ रहेंगे? दिल्ली में जो हाउसिंग फैसिलिटी है वो अफोर्डेबल है नहीं, किफ़ायती है नहीं, तो उन लोगों को आखिर में इस प्रकार की मलिन बस्तियों में ही अपना ठिकाना ढूंढना पड़ता है। फिर दोस्तों आगे आप लिख सकते हैं किस प्रकार से अर्बनाइजेशन जो है वो स्लम्स के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं किस प्रकार उत्तर इसका हमने बनाया है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में आप लिखिए कि अर्बनाइजेशन जो है वो एक अनअवॉइडेबल मिजरी बन चुका है, यानी एक अपरिहार्य दुख बन चुका है। जैसे जैसे सर्विस सेक्टर का विकास हुआ है, अर्बन एरियाज पे पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता चला गया है, क्योंकि जो आईटी कंपनीज है वो ज़्यादातर इन्हीं एरियाज़ में अपना बेस एस्टैब्लिश करती हैं। तभी आप देखिए बैंगलोर, या फिर आप देखिए मुंबई, या आप देखिए गुड़गांव, या आप देखिए पुणे, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्र में बढ़ते आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आईटी कंपनीज की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा लोग इधर माइग्रेट करते हैं, तो उससे पॉपुलेशन प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एग्जाम्पल हमने दिल्ली का ले लिया है। दिल्ली जो है वो छठा सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है पूरे विश्व में। फिर भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके 1/3 आवास आवश्यक संसाधनों से रहित झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। अब स्लम्स होते क्या हैं हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये अनलॉफुल अर्बन सेटलमेंट होते हैं, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर जो एक्सपैंड करते हैं इर्रेगुलर मैनर में, यानी ऐसा नहीं कि इसी तरीके से फैलेंगे, ये इर्रेगुलर मैनर में कैसे भी एक्सपैंड करते चले जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल इन मलिन बस्तियों को, इन स्लम्स को अर्बनाइजेशन का एक इंट्रिंसिक कंपोनेंट के तौर पे देखा जाता है, यानी एक आंतरिक घटक बन गया है ये शहरीकरण का। फिर दोस्तों यही हमने अर्बनाइजेशन को बताया। क्या होता है अर्बनाइजेशन? जब लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में माइग्रेट करके आ जाते हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ पीपल जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है।
उसी को हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं। इसके कारण सोसाइटीज़ में कई अलग अलग प्रकार के चेंजेस भी आ जाते हैं। अब भाई जब रैपिड अर्बनाइजेशन होता है या फिर रैपिड अनप्लैंड अर्बनाइजेशन होता है तो उसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन होता है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती नहीं है उतनी, बेसिक कम्युनिटीज़ भी आपको मिल नहीं पाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यावरण समस्याएं, पॉल्यूशन, रोजगार से संबंधित समस्याएं, और अल्टीमेटली इन सब को देखते हुए, इन सबको समअप करके एक सामाजिक अस्थिरता यहाँ पे आ जाती है। फिर आप इस प्रकार से कुछ डेटा दे सकते हैं कि भारत में करीब 65 मिलियन ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि करीब 13 मिलियन स्लम हाउसेज में रहते हैं। तो आप इनकी तादाद को बता सकते हैं कि 65 मिलियन लोग स्लम्स में रहते हैं। ये एक चिंताजनक फिगर है। और दोस्तों इसके आगे आप ये भी बता सकते हैं कम से कम 65% भारत की ऐसी सिटीज़ हैं जिसमें आसपास कहीं ना कहीं मलिन बस्तियां मौजूद हैं, और उसमें भी जो दिल्ली के स्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा कुख्यात हैं। फिर दोस्तों आप चाहें तो ये डेटा छोड़ भी सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। मेन जो आपका मुद्दा है वो यहाँ से शुरू होता है कि अर्बनाइजेशन रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं किस प्रकार से ये स्लम्स या फिर मलिन बस्तियों के इमरजेंस में जिम्मेदार हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे मैंने बताया ये ग्रामीण क्षेत्र है। इस शहरी क्षेत्र में जब इंडस्ट्रीज़ आके अपना बेस बनाएंगी तो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इसकी तरफ आकर्षित होते चले आएंगे। अब इतने सारे लोग आ तो गए हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पे ये जो शहर होगा ये एक बड़ा शहर होगा, ये महंगा शहर होगा, तो वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे आवास संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इनके पास धन ही नहीं होगा, पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, अल्टीमेटली झुग्गी झुपड़ियों में ही अपना निवास स्थान बनाएंगे। फिर वहाँ पे अगर किसी ऐसी इंडस्ट्री में ये लोग लगते हैं जहाँ पे इनकी आय ठीक है तो ये शायद आगे चले जाए, वरना ज़्यादातर ये अपना समय इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में काटते हैं। वही आप यहाँ पे देख सकते हैं किफ़ायती शहरी आवास की जो मांग है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इसकी आपूर्ति है वो अपर्याप्त है, जिसके कारण मलिन बस्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। फिर दोस्तों जो दूसरा फैक्टर है ये दूसरा फैक्टर है, गलती से हमने फोर्थ लिख दिया, ये आपका तीसरा फैक्टर है। जो यहाँ पे दोस्तों दूसरा फैक्टर है वो है माइग्रेशन। जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से इन शहरी क्षेत्रों में माइग्रेट करते हैं, इसकी वजह से भी स्लम एक्सपेंशन होता है। भाई वही जो हमने पहले बात की थी उसी को हमने यहाँ पे फिर से लिखा है कि क्योंकि वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इस वजह से उनको अकोमोडेट करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। अब जितने भी घर हैं वो तो भरे हुए हैं, सस्ते घर उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या होता है ये शहरों के जो कोने हैं उस जगह पे झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि वहाँ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है। सरकार अपनी नीति निर्माण के दौरान ये चीज़ को ध्यान ही नहीं देती कि आने वाले समय में जब इस क्षेत्र का औद्योगिकरण होगा, जब इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तब आसपास से लोग इस क्षेत्र की तरफ आएंगे। तो हमको इस क्षेत्र को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि किफ़ायती आवास उपलब्ध हों, या फिर आने वाली समस्याओं को, आने वाली दिन में जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनने वाली हैं इसके अंदर, उन चीज़ों को देखते हुए हमको नीति निर्माण करनी चाहिए। उस चीज़ की यहाँ पे कमी है। तो एक ब्रॉडर प्लानिंग प्रोसेस हमको चाहिए जिससे कि इस प्रकार के कंसर्न्स को टैकल किया जा सके। अभी के जो अर्बन प्लानिंग रेगुलेशंस है वो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, वो इतने पुराने हो चुके हैं, वो रिजिड हैं, तो इस वजह से वो कोई अकोमोडेशन दे नहीं पाते जो भी बाहर से गरीब प्रवासी आते हैं। तो अब हमको चाहिए ये कि हमको प्लानिंग प्रोसेस को विस्तार से समझ के संशोधित करना चाहिए। लोगों की समस्याओं को समझ के उनका समाधान के लिए इसमें कुछ प्रावधान जोड़ने चाहिए। और अगर हम ये जो खराब प्लानिंग प्रोसेस है इसके पीछे की कुछ कारण को देखेंगे तो दोस्तों हम लोग पाते हैं कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन या फिर ख़राब प्लानिंग प्रोसेस जो है वो करप्शन की वजह से है, संसाधनों की कमी की वजह से, और लोग या फिर अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते उसकी वजह से भी है। तो इन सब चीज़ों को सुलझाने का वक्त आ चुका है। अगर आने वाले समय में हमको शहरों का बेहतर नियोजन करना है तो हमको इन मलिन बस्तियों को भी टैकल करना पड़ेगा। इसमें रहने वाले लोगों को किफ़ायती आवास दिलवाने पड़ेंगे, उनको बेहतर रोजगार प्रदान करना पड़ेगा, और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे रीजनलिज्म के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार से रीजनलिज्म जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करता है। यानी हमको परीक्षण करना है कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि हम लोग करते आए हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रीजनलिज्म को डिस्क्राइब करते हुए अपना उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल की मदद भी ले सकते हैं उसको और बेहतर से समझाने में। फिर दोस्तों आप आगे यहाँ पे समझा सकते हैं कि रीजनलिज्म
या फिर क्षेत्रीयवाद किस प्रकार से राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करता है। अपने रुख को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे कई सारे उदाहरण का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बताते हैं कि रीजनलिज्म आखिर होता क्या है। किसी व्यक्ति का अगर स्ट्रॉन्ग डिवोशन है अपनी खुद की टेरिटरी के लिए तो उसको रीजनलिज्म कहा जाता है। यानी अगर अपने क्षेत्र के प्रति प्रबल किसी को भक्ति होती है तो उसको हम क्षेत्रवाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि लोग आजकल अपने आप को अपने क्षेत्र के अनुसार आइडेंटिफाई कराना पसंद करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई हम तमिलियन हैं, हम बंगाली हैं, बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, तो वो हम हिंदुस्तानी है ये ना कहकर अपने क्षेत्र के अनुसार अपने आप को आइडेंटिफाई करवाने की ओर ज़्यादा झुकाव दिखाते हैं। अभी कुछ ही सालों में ये भी देखा गया है कि कुछ क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जो इमिग्रेंट्स दूसरे राज्यों से इनके राज्य में आते हैं उनके खिलाफ खराब व्यवहार करते हैं, एंटी इमिग्रेंट एटीट्यूड रखते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स ने तो ये भी कर दिया है कि लिमिट लगा दी है, एक निर्धारित सीमा तय कर दी है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा है जो बाहर से प्रवास कर रहा है इस क्षेत्र में उसको सीमित एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट ही दिए जाएंगे। पहले हम लोग अपने खुद के क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे, फिर बाहर से कोई अगर माइग्रेंट आएगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं। और उसके बारे में भी सोचा जाएगा तो उसकी सीमित सीटें होंगी। अगर 10 सीटें हैं तो 2 ऐसे लोगों को दे दी जो बाहर से आएंगे, बाकी 8 जो सीटें हैं वो वहीं के डोमिसाइल्ड लोगों के लिए है। पर यह दिखाता है किस प्रकार से जो हमारा शासन है वो खराब होता चला जा रहा है, गवर्नेंस जो है वो पुअर होती जा रही है। क्योंकि भाई देश में हमको इंटेग्रिटी के लिए, उसकी अखंडता के लिए काम करना चाहिए, एकजुटता के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक ही देश में रहते हुए लोग देश के अनुसार ना सोचते हुए अपने क्षेत्र के अनुसार सोचते हैं तो ये गवर्नेंस फेलियर में गिना जाएगा। इससे एक ही देश के लोगों में आपस में भेदभाव बढ़ जाएंगे। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी रोजगार है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को सभी रेसिडेंट को ओपन अप करे। और जब वो ये नहीं कर पाते तो वो आमतौर पे हेटरेट की पॉलिटिक्स या फिर लोकल पॉपुलेशन को रिजर्वेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले एक स्टेट का आया था कि उसने 100% रिजर्वेशन दे दिया था ब्लू कॉलर जॉब्स में अपने क्षेत्र के निवासियों को। यानी बाहर से आप आ जाइए, आप कितने ही प्रतिभाशाली हैं, आप कितने ही योग्य हैं, पर यहाँ तो 100% रिजर्वेशन है उसी राज्य के लोगों का, तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। हालांकि कुछ राज्य ये बात कहते हैं कि भाई हम अपने आर्थिक विकास को लेकर चिंतित हैं और इसीलिए हम स्थानीय लोगों को पहले नौकरियां देंगे, इसीलिए उनके लिए नौकरियां आरक्षित भी करते हैं, वरना बाहर से लोग आते हैं और ज़्यादातर हमारी नौकरियां ले लेते हैं। जैसे बैंगलोर आप देखिए ये आईटी हब बन चुका है, तो यहाँ पे बाहर से आदमी आएगा ही आएगा सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए, परंतु जब वो यहाँ पे आएगा तो वो कर्नाटक के लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कम करेगा। तो अब कर्नाटक सरकार कहती है कि भाई हमको भी तो अपनी लोकल इकोनॉमी को देखना है, अपने क्षेत्र में जो युवा हैं उसके रोजगार पे फोकस करना है, इसीलिए हम नौकरियों में आरक्षण लगाते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। कुछ हद तक हाँ उनकी बात ये उचित हो सकती है, लेकिन अगर नेशनल लेवल पे देखें तो ये देश की यूनिटी के लिए खतरा बनती है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से रीजनलिज्म जो है वो एक डेंजर या फिर एक खतरे की तरह उभर के आता है नेशनल यूनिटी के लिए। देखिए दोस्तों, जो इंसुलर रीजनलिज्म है ये एक चैलेंज की तरह उभर के आता है हमारे देश की सोवेरेनिटी के लिए। इसी के तहत एक नेगेटिव रीजनलिज्म की भी हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर आप कभी एंटी माइग्रेंट एटीट्यूड दिखाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एंटी बिहारी स्टैंस अपनाया गया था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा, जिसने बिहारियों को महाराष्ट्र में रोजगार देने के खिलाफ आंदोलन चलाया था, विद्रोह किया था, विरोध किया था, तो ये एक नेगेटिव रीजनलिज्म दर्शाता है। फिर अगर हम लोग एक्सट्रीम रीजनलिज्म की बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप हमको अलगाववाद देखने को मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप खालिस्तानी टेररिज्म के बारे में बात कर सकते हैं जो पंजाब में है, या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, नागालैंड के बारे में बात कर सकते हैं। फिर कई बार दोस्तों ये भी देखा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है वो वोट बैंक के लिए रीजनलिज्म को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ साथ इससे हमारा नेशनल इंटीग्रेशन खतरे में आता है। अगर एक्सट्रीम रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया गया या फिर क्षेत्रवाद का अत्यधिक प्रचार किया गया तो जो एक कॉन्सेप्ट है विविधता में एकता वाला, ये भी खतरे में पड़ता है। यह समाज के ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि जो पॉजिटिव रीजनलिज्म है उसको एक सेंस ऑफ प्राइड के तौर पर देखा जाता है किसी के कल्चर या फिर एंसेस्ट्री टाइज के लिए। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ रीजनल मूवमेंट्स, कुछ क्षेत्रीय आंदोलन की बदौलत कई जगह पे अविकसित जो कला और संस्कृति है उस पर स्थानीय फोकस डाला गया, जिसकी वजह से वह फलने फूलने लगी। इसीलिए क्षेत्रवाद को राष्ट्र विरोधी
रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जब तक ये एक्सट्रीम ना हो जाए, उग्रवादी ना हो जाए, हिंसक मोड़ ना ले ले, तब तक ये एक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है, उसकी कला और संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकता है। परंतु अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया या फिर इसमें पॉलिटिक्स कहीं से एंटर हो गई, तो इसमें अलगाववादी विचारधारा को प्रमोट करने का भी सामर्थ्य है। इसीलिए हमको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा कि किस तरीके के रीजनलिज्म हम प्रमोट कर रहे हैं, एक हेल्दी रीजनलिज्म या फिर एक एक्सट्रीम रीजनलिज्म। तो दोस्तों, अपने आज के डिस्कशन में हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले पेपर में इसके आगे के सवाल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।